आज हम बात करते हैं ड्रग अफेक्टिंग कोगुलेशन, ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसिस। जो ड्रग हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड का थक्का बनने में एंड ब्लीडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस स्टॉप करती है ब्लीडिंग एंड स्टिमुलेट करती है कोगुलेशन एंड हेल्प करती है ब्लड का थक्का बनने में एंड ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे कि अगर बॉडी में इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है तो हीमोस्टेसिस इनिबिट करता है ब्लीडिंग बाय क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या फिर ब्लड का थक्का बनने में ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। हम बात करें इंजरी की, तो इंजरी या चोट खेलते टाइम लग सकती है। अगर ज़्यादा इंजरी लग जाती है और ब्लीडिंग होती है तो उस केसेस में ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी फाइट करते समय इंजरी हो जाती है तो ब्लड, ये जो ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने के लिए लोकल एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि लोकल एजेंट फाइब्रिनोजेन, एस्ट्रिंजेन और ऑक्सीडाइज सेलुलोज। इंजरी कभी कभी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते समय भी लग सकती है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स जो ड्रग हैं, कोगुलेंट ड्रग का यूज ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए और ब्लड का थक्का बनने के लिए यूज किया जाता है। कोगुलेंट ड्रग स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग और ब्लड का थक्का बनाते हैं और ब्लड की क्लॉट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर की बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो उस केसेस में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, तो कोगुलेंट ड्रग यूज किए जाते हैं और इनकी हेल्प से ब्लड की क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड का थक्का बन जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब हम बात करते हैं ड्रग। ड्रग नंबर 1 लोकल एजेंट। इसमें एस्ट्रिंजेन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, जिलेटिन, कैल्शियम एल्जीनेट, ऑक्सीडाइज सेलुलोज। नंबर 2 सिस्टमिक एजेंट विटामिन के, फाइब्रिनोजिन। लोकल एजेंट की बात करें तो उसमें एस्ट्रिंजेन, थ्रोम्बिन, इनका यूज जो इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है, या फिर जो आर्टरी एंड वेन्स जो होती हैं, अगर इंजरी हो जाती है तो ब्लड नहीं रुक पाता है, कैपिलरी ओजिंग हो जाती है, तो एस्ट्रिंजेन एंड थ्रोम्बिन का यूज करते हैं और ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में एंड ब्लड का थक्का बनने में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। बात करें फाइब्रिन एंड कैल्शियम एल्जीनेट, ऑक्सीडाइज सेलुलोज, इनका यूज सर्जरी में होता है। सर्जरी करते टाइम ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऑक्सीडाइज सेलुलोज का यूज होता है। नंबर 2 सिस्टमिक एजेंट। इसमें विटामिन के सबसे ज़्यादा यूज होता है सिस्टमिक एजेंट में। विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड 7
9, 10। याद रखना है जो विटामिन के है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। इसे याद रखना है। ये 3 फॉर्म की होती है, 3 फॉर्म, K1, K2, K3। डाइटरी सोर्स से इसे प्राप्त किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक्ट एज अ कोफैक्टर। याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विटामिन के एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यू ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। इसे याद रखना है। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। तो ये जो विटामिन के है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन या ब्लड का थक्का बनने में हेल्प करती है। डिफिशियंसी की बात करें, इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है या इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से लॉस ऑफ विटामिन, एंड अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं तो विटामिन के की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है। अगर बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो इसकी वजह से ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो जिलेटिन है उसका इसमें यूज किया गया है और ये ब्लड को रोकने के लिए, जो ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने के लिए इसका यूज किया गया है। आप देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें जो ऑक्सीडाइज सेलुलोज, उसका यूज ऑपरेशन थिएटर में या फिर सर्जरी में यूज किया जाता है। इनका यूज जो कोगुलेंट हैं इनका यूज डेंटल सर्जरी में होता है। जो डेंटल सर्जरी परफॉर्म की जाती हैं तो वहाँ पर ब्लड को स्टॉप करने के लिए इनका यूज होता है। टॉपिकली इनका यूज होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, कोई भी इंजरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट ये इनिबेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को एंड ब्लड के थक्के को नहीं बनने देते। तो याद रखना है एंटी कोगुलेंट जो ड्रग हैं वो इनिबेट करते हैं ब्लीडिंग एंड ब्लड के क्लॉट को ये नहीं बनने देंगे या फिर ब्लड के थक्के को नहीं बनने देंगे। याद रखना है ये रिड्यूस करते हैं कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। अगर ये रिड्यूस कर देते हैं कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड तो ब्लड जो जैसे कि अगर चोट लगती है या फिर इंजरी होती है तो ब्लड जो है उसका ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है या फिर थक्का नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखना है एंटी कोगुलेंट ड्रग ब्लड का थक्का नहीं बनने देते हैं और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं। तो हम इनके ड्रग की बात करें, नंबर 1 पैरेंट्रल में हेपेरिन सल्फेट, ओरल वारफेरिन सोडियम, एंड नंबर 3 एंटी प्लेटलेट एजेंट एस्प्रिन। एस्प्रिन को एंटी प्लेटलेट एजेंट की तरह यूज किया जाता है। नंबर 1 वारफेरिन। वारफेरिन जो है ओरली यूज होती है और ये एंटी
कोगुलेंट एजेंट है और ये प्रिवेंट करती है क्लॉट फॉर्मेशन। याद रखना है, वारफेरिन एंटी कोगुलेंट एजेंट है और ये प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वारफेरिन एंटागोनाइज करता है द प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ विटामिन के। याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वारफेरिन एंटागोनाइज द प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ विटामिन के। तो ये एंटागोनाइज करेगा प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ विटामिन के, जिसकी वजह से विटामिन के क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अगर ये एंटागोनाइज कर देता है प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ विटामिन के, तब जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। याद रखना है, विटामिन के को अगर ये इनिवेट कर देते हैं या के एक्शन को ये इनिवेट कर देते हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उनकी सिंथेसिस इनिवेट हो जाएगी और ब्लड का थक्का या ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। बात करें इसके इंटरेक्शन की, तो इसका इंटरेक्शन एंटीबायोटिक्स के साथ है और ये काउंटर इंडिकेशन इसका है हेपेटिक डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर, रीनल फेलियर। यूजेस की बात करें तो यूज एज अ एंटीकोगुलेंट एंड वैस्कुलर सर्जरी, वीनस थ्रोम्बोसिस। नंबर 3, हेपेरिन। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है और ये इनिवेट करता है क्लॉट फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हेपेरिन एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन और एंटी थ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड ए 10A। याद रखना है, हेपेरिन एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन एंड एंटी थ्रोम्बिन responsible for inactivation of clotting factor second A and 10A। इसे याद रखना है। एंड हेपेरिन इंटरफियर करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। याद रखना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नंबर 1, हेपेरिन एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन और एंटी थ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड ए एंड 10A एंड इंटरफियर करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन या फिर इनिवेट करता है द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। जैसे कि अगर हेपेरिन या फिर वारफेरिन या फिर एस्प्रिन, अगर एस्प्रिन ड्रग दे देते हैं किसी पेशेंट को तो बाय मिस्टेक अगर उसकी इंजरी हो जाती है, चाहे वो इंटरनल इंजरी हो चाहे वो एक्सटर्नल, तो उस केसेस में जो ब्लड है उसका क्लॉट नहीं बन पाता है या ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है और ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और ब्लड का लॉस हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर एस्प्रिन या फिर वारफेरिन लेते हैं तो बाय मिस्टेक अगर इंजरी हो जाती है किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उस केसेस में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और ब्लड का लॉस हो जाता है। बात करें अगर, जैसे मैंने बताया था, इसका डिसएडवांटेज एक ही है, अगर बाय मिस्टेक इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाती है और ब्लड का लॉस हो जाता है और जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है।
डेथ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।